2023 के अंतर्गत। तो उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में जो पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस पूछा गया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। कौन कौन से 2 पार्ट में? पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी, जो कि सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन करता है, वहां पर आपके कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और साथ ही साथ में फिर हम बात करेंगे सारी की सारी पेडागोजी को एक बार में। ठीक है, तो ऐसे करते हुए मैं आपको करवाते हुए चल रहा था, जिसमें मैंने आपको 1 फरवरी वाला पेपर करवा दिया था। मैंने बोला था मेरे पास कुल मिलाकर 9 पेपर है, आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया था, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना पेपर सेंड करवा सकते हो ताकि मैं आपको वो पेपर कर सकूं। कल जो मैंने नंबर दिया वहां पर बहुत बच्चों ने अपना पेपर सेंड करा, बहुत बच्चों ने। तो कुल मिलाकर अब मेरे पास जो पेपर की संख्या हो गई है वो 16 से 17 पेपर की संख्या हो गई है। मतलब 24 से जो 25 दिन एग्जाम चले थे, 15-16 मेरे पास पेपर आ चुके हैं। बाकी धीरे धीरे भी बच्चे भेजते रहेंगे, मुझे पता है। मैं दोबारा आपको नंबर बता दूंगा कैसे भेजना है, किस तरीके से भेजना है। आज जो हम बात करेंगे वो सटीक आंसर की बात करेंगे। आपके जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें बिल्कुल यही आंसर आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बुक से जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बतलाऊंगा। ठीक है, तो आज जो हम करने वाले हैं दोस्तों, वो 11 जनवरी वाला पेपर करने वाले हैं। 11 जनवरी 2023 के अंतर्गत जो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे वो वाला हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आ जाइए सभी के सही बच्चे, और एक बार मुझे बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो प्रॉपरली दिखाई दे रही है, सुनाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। देन फिर आज की अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, फटाफट बताइए दोस्तों, और नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया यूट्यूब की तरफ से वो भी मुझे बता दीजिएगा, फिर क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, प्रॉपरली दिख रहा है सब कुछ? चलिए 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 चलिए, धीरे धीरे बच्चे अपने आप ही जुड़ते रहेंगे। आज की अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। डेली आपकी 12 बजे क्लास होती है, 12 बजे मैं डेली आपको मिलता हूं। पहला क्वेश्चन देखो ये रहा, लिखा था कि खमीरीकरण, क्या लिखा था कि फर्मेंटेशन जो होता है, खमीरीकरण जो होता है, वो एक परिवर्तन की क्रिया है। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के अंतर्गत काफी प्रकार की चीजों को करा जाता है इसके अंतर्गत। खमीरीकरण के अंतर्गत अधिकतर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ब्रेड वगैरह बनाते हैं कंपनी वाले, तो उसके अंदर ईस्ट वगैरह डालते हैं ना, केक वगैरह बनाते हैं तो ईस्ट वगैरह डालते हैं ना, ताकि उसमें फर्मेंटेशन हो सके। तो ये जो खमीरीकरण होता है, परिवर्तन जो होता है, वो इसके अंतर्गत जो क्रिया होती है वो क्या होती है? ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था कि शर्करा जो होता है, शुगर जो होता है, उसको अल्कोहल में बदलने के लिए। तो दोस्तों आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ईस्ट जो होता है वो डायरेक्टली शुगर को अल्कोहल में बदल देता है। और पुराने जमाने में, पुराने समय में, प्राचीन काल में ईस्ट का अल्कोहल यानी कि मदिरा पान को बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो डायरेक्टली जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर क्या लगाया था, ए लगाया था, फर्स्ट लगाया था, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया था। शुगर को क्या कर लेता है, इनटू अल्कोहल में चेंज कर देता है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन कहां से बना था? तो डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से यहां से बना था। मित्रवत सूक्ष्म जीव, जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे मित्र होते हैं या दुश्मन होते हैं, वहां से एक टॉपिक दिया गया था। और आप सभी बच्चों को पता है कि प्राचीन काल के अंतर्गत जो सूक्ष्म जीवो होते हैं उनका उपयोग करके अल्कोहल बनाने में भी किया जाता था। तो डायरेक्टली ये देखो, दही को बनाने में, ब्रेड को बनाने में, केक को बनाने में, इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया था वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया था। ठीक है सर, ऑप्शन 9 गलत थे। ऑप्शन 9 गलत थे मतलब? हाँ, ऑप्शन 9 जिसमें जिसमें दिया गया था ना वो गलत है, वो सभी के सभी बच्चों को फ्री में उसका नंबर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बच्चा कह रहा है कि कोई 3 फरवरी वाला एग्जाम, भाई मेरे पास कोई भी 3 फरवरी वाला अब तक एग्जाम नहीं आया है, मेरे पास आएगा तो मैं जरूर करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये था कि आपका जो घर है वो एक्स पर स्थित है और बुक शॉप जो है वो वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका घर जो है बाजार के ठीक सामने है और बीच में एक व्यस्त राजमार्ग है जिस पर रोधक लगे हैं, के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। तो आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 100 मीटर जाते हो, फिर पश्चिम दिशा में 50 मीटर जाते हो, और फिर अंत में आप दक्षिण दिशा में 150 मीटर दूरी को तय करके वाई की स्थिति बुक शॉप पर पहुंचते हो। और वाई पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा है। तो डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन था। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स और वाई दे रखा है, बीच में एक व्यस्त राजमार्ग है जिसकी वजह से आप सीधे नहीं जा सकते। तो पहले आप कहां जा रहे हो? पहले आप उत्तर जा रहे हो, फिर पश्चिम जा रहे हो। चलिए ठीक है, यहां पर मान लीजिए आप ये रहा, ये मान लो ये एक्स है। ठीक है, तो पहले आप कहां गए? उत्तर। आप सभी बच्चों को पता है दिशा के बारे में, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। सभी बच्चों को पता है, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, मेरा आपके लिए इतनी अच्छी कमेंट लिखती हूं बट आप मेरे कमेंट को ऑफ द डे नहीं बनाते। कमेंट ऑफ द डे डियर, मैं देखो सोनी भास्कर जी, कमेंट ऑफ द डे जो है वो टीम चुनती है, मैं नहीं चुनता। ठीक है, वो जो टीम जिसको अच्छा लगता है वो कमेंट डायरेक्टली चुन लेती है और वो लगा देती है।
ठीक है सोनी जी, मैं नहीं चुनता उस चीज को, टीम चुनती है, टीम अपने आप ही लगाएगी, बाकी मैं उनको बोल दूंगा वो लगा देगी आपको। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्टली यहां से देखो उत्तर दिशा में जा रहा है, तो ये है उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में गया, कितना गया भाई, तो ये गया 100 मीटर, 100 मीटर गया। आगे बोल रहा है फिर ठीक पश्चिम दिशा में जा रहे हो, तो पश्चिम दिशा में ये रहा 50 मीटर गया। फिर क्या बोल रहा है, अंत में ठीक आप दक्षिण दिशा में 150 मीटर जाते हो और दूरी को तय करके वायु, तो दक्षिण दिशा यानी कि नीचे की तरफ कितना गया, 150 गया, और ये वाई पर पहुंच गया, 150 गया है, और वाई पर क्या करा है, ये पहुंच गया है। अब पहुंचा है तो डायरेक्टली बोल रहा है कि वाई के बुक स्टॉप के सापेक्ष, यानी कि वाई की ओर से बोला गया है, वाई की ओर से बोला गया है कि एक्स का जो आपका है वो किस तरफ पड़ता है, तो डायरेक्टली आपका जो पूछा गया है वहां पर आप प्लस का साइन लगाइए, डायरेक्टली आप इसके ऊपर प्लस का साइन लगाते हो, तो देखो दोस्तों ये कहां जा रहा है, तो ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो डायरेक्टली कहां जा रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, कहां जा रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। बस आपसे यही पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, दिशा वगैरह नहीं पूछी थी, मतलब उसका डिस्टेंस नहीं पूछा था। तो नॉर्थ ईस्ट कहां पर है, लगा के देखिए, नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये 50 मीटर 100 मीटर लेना बहुत जरूरी था, क्यों, क्योंकि दोस्तों एक लाइन ये वाली जो है 100 मीटर है, ये 50 मीटर है, और ये वाली जो है 150 मीटर, मतलब सबसे लंबी लाइन होगी, नीचे तक जाएगा ना, इसलिए नीचे तक लेकर जाना था आपको। ये 150 100 मीटर 50 मीटर यही आपको बता रहे थे, इससे ये नहीं करना था कि आपको दूरी क्या बतानी, दूरी नहीं बतानी थी, बस आपको पता चल सका कि कौन सी लंबी लाइन है कौन सी छोटी लाइन है, तो डायरेक्टली आपको इस चीज का ध्यान रखना था। ओके, तो जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर फर्स्ट उत्तर पूरब, वो बच्चों ने बिल्कुल डायरेक्ट और बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल समझ गए। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया कि फ्री प्ले, यानी कि जो स्वेच्छा से स्वच्छंद से खेल होते हैं जहां बच्चे, तो बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी। देखो दोस्तों, बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सके, बिल्कुल, खेल के नियमों का पालन करते हैं, ओके, वयस्कों द्वारा जो है वो सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं, नहीं दोस्तों ये तो गलत हो गया। अगला है विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं, क्या करते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना था कि जो ये फ्री प्ले होता है ना, फ्री प्ले का मतलब ऐसे गेम जो कि आप कहीं पर भी खेल सको, बाहर खेलना हो तो बाहर खेल सको, अंदर खेलना हो तो अंदर खेल सको, जैसे लूडो, खेलना चाहो तो अंदर भी खेल सकते हो, खेलना चाहो तो बाहर भी खेल सको, तो स्वेच्छा से फ्री प्ले कहा जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं वो कहलाता है। तो जिसे ऑप्शन नंबर ए लगाया यानी कि फर्स्ट लगाया, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। आप सही बच्चों को एनसीईआरटी जब मैं पढ़ा रहा था दोस्तों, तो एक चीज मैंने आपको बताई थी, एक चीज मैंने आपको समझाई थी, याद होगा आप सही बच्चों को, कि कुछ बच्चे जो है ना वो गिट्टे खेल रहे थे, 10 खाने खेल रहे थे बाहर की तरफ, लेकिन बारिश पड़ जाती है, तो ये घर के आंगन में चले जाते हैं, जो कि ये नई नई शादी करके एक चाची आई थी, वो इन बच्चों को देख रही थी, और यहाँ पर यही बताने की कोशिश करी जा रही थी कि पाठ के कुछ स्थानीय खेल जैसे कि स्टप्पू, पिट्ठू, अष्टचांगपे आदि तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे कि ठिप्पी के नाम आए हैं, और बच्चों को इनके स्थानीय नामों के बारे में बातचीत करवाई जा सकती है। और जैसी बारिश आई थी तो ये सारे के सारे बच्चे जो थे वो घर के आंगन में चले गए थे, और आंगन में जाकर कुछ और गेम खेलने लगे थे। तो इसलिए स्वच्छंद यानी कि फ्री प्ले वाला गेम जो होता है वो होता है जो कि बाहरी और भीतरी दोनों के रूप में खेला जा सके। तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया था वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। रेखा कुमारी कह रही है सर 12 जनवरी वाला करवा दो। डियर मेरे पास जोन जोन से पेपर है, मैं 1 बाय 1 करवा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास जितने पेपर आप लोगों ने भेजे हैं मैं 1 बाय 1 करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, कभी कोई होगा कभी कोई होगा, जो भी मेरे पास पेपर आएगा मैं करवाता रहूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। तो लीजिए भाई, बीजों का अंकुरण जो होता है, जो स्प्राउटिंग होती है सीड्स के अंतर्गत, वो किस चीज के अब्सेंस में हो सकता है, यानी कि एक चीज अगर नहीं भी हो तो भी आपके बीज के अंकुरण हो सकते हैं। देखो दोस्तों सीधी सी बात है, मैंने आपको पढ़ाते समय काफी बार बताया गया है कि बीजों का अंकुरण जो होता है ना, वो नमी, हुमस, साथ ही साथ में जो हवा वगैरह होती है, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अंकुरण जो होता है ना वो सूर्य के प्रकाश के बिना भी हो सकता है, क्या होता है, सूरज के प्रकाश के बिना भी हो सकता है, लेकिन वायु, नमी, साथ ही साथ में जो माध्य ताप है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो होते हैं बीजों के अंकुरण के अंतर्गत जो है वो समय को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए लगाया सूर्य का प्रकाश, वो बच्चों ने बिल्कुल डायरेक्ट आंसर सही लगाया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप अपने घर में देखिए, मूंग की दाल या फिर चने को आप अंकुरित करते हो ना, तो कहीं पर आप उसे रखते हो सूरज की रोशनी में, नहीं, आप उसको छाया में रखते हो,
ठीक है, नमी बनाकर रखते हो, हवा वगैरह के संपर्क में रखते हो। तो डायरेक्टली जिस जिस बच्चों ने लगाया था सूर्य के प्रकाश में अनुपस्थिति में आपका अंकुरण बीजों का हो सकता है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया था, ए इज द राइट आंसर। अब डायरेक्टली ये क्वेश्चन कहां से बना था, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बना था यहां से। क्या आप जानते हो या फिर आप क्या समझे, क्या समझे, देखो यह चित्र रीना ने बनाया है अपने अंकुरित बीजों का। तुम्हें क्या लगता है इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी? डायरेक्टली ये बस इसने ये क्वेश्चन यहां से पूछ रखा था और यहां से उठा के आपके एग्जाम में दे दिया गया। ठीक है, अब नीचे पढ़ो, देखो क्या लिखा है, शिक्षक संकेत क्या लिखा है कि प्रयोग करते समय कमरे में हवा का क्या तापमान है और उसमें नमी कितनी है, इनसे भी अंकुरण होने के समय में अंतर आ सकता है। तो देखो दोस्तों, हवा और नमी और तापमान की बात करी गई है हवा की, लेकिन सूर्य के प्रकाश की बात नहीं करी गई। तो इन चीजों के द्वारा जो होता है वो बीजों के अंकुरण में ऊपर नीचे हो सकता है समय में, लेकिन सूर्य के प्रकाश के बिना हो सकता है अंकुरण। तो जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर ए, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेखा कह रही है सर मेरे 76 नंबर है, बढ़ सकते हैं। डियर वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, अगर आपने आंसर की मिलाते समय किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करी होगी तो आपके नंबर बिल्कुल वहां पर देखने को मिलेंगे या फिर ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बोला गया है कि कोई व्यक्ति जो है वो 5 सितंबर 2022 को नागरकोइल जाने के लिए भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन पर एक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 21:15 बजे भिवंडी रोड से चली तथा 7 सितंबर 2022 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चलाई गई जो दूरी है वो 1877 किलोमीटर है, तो ट्रेन की औसत चाल क्या है? तो देखो दोस्तों, ये जो ट्रेन चल रही है इसने जो है 1877 किलोमीटर दूरी तय करी है। तो भाई सीधी सीधी सी बात है, हमारे पास क्या है, डिस्टेंस तो है, क्या है, डिस्टेंस तो है हमारे पास, कितना है, 1877। ये इतना चला है, क्या करा है, ये इतना चला है। अब आप सभी बच्चों को पता है इसने निकालना क्या है, औसत चाल निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। और आप सभी बच्चों को मैंने काफी बार बता रखा है कि एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो दोस्तों, टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है, टोटल टाइम निकालना है, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है 5 सितंबर को चला था और पहुंचा कितने बजे था, 7 सितंबर को। तो काफी बार मैंने आपको बोल रखा है, देखिए 5 6 7 कितने दिन का ट्रेवल है, 3 दिन का। कितने दिन का है दोस्तों, 3 दिन का ट्रेवल है। अब 3 दिन का ट्रेवल हो तो कितने दिन का ट्रेवल लेना होता है, हमें 2 दिन का लेना होता है। आप सही बच्चों को मैंने ट्रिक बताई हुई है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 2 दिन में 48 घंटे होते हैं। तो 2 दिन का हो गया हमारे पास 48 घंटे। तीसरे दिन का हमने समय क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों तीसरे दिन जो 7 सितंबर था वो 4:45 पर पहुंच चुका था, टाइम हमें दे रखा है कितने बजे, 4:45 पर। तो डायरेक्टली इसमें 4:45 क्या कर दो, ऐड कर दो। मैंने आपको बोला था कि जितने बजे पहुंचा हो उसको जमा करिए और जितने बजे चला हो उसे घटा करिए। तो ये हो गया 45 और ये हो गया 52। इतना समझ गए। अब कितने बजे चला था दोस्तों ये, तो 21:15 पे चला था, इसको माइनस कर दो। तो 21:15 को अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, तो ये आएगा 45 में से 15 गए तो 30 और 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 2 गए तो 3। ये हो गया दोस्तों 31 घंटे 30 मिनट। मतलब इस ट्रेन को जो सफर करने में समय लगा वो 31.5 घंटे लगे। अब 31.5 घंटे को दोस्तों मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 31.5 1/2 लिख सकता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 62 जमा 63 और 63/2। ये सारी की सारी संख्या की वैल्यू एक ही है, किसी भी तरीके से लिखो। हमने इसको इसलिए लिखा क्योंकि हम आराम से यहाँ पर डिवाइड कर सके। तो देखो दोस्तों 1877 हमारे पास था टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम हमने अभी अभी निकाला 63/2, 63/2। सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर जाती है, आप सही बच्चों को पता है, और इसको आप इससे काटोगे तो काटो भाई कितना आएगा, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए, कौन कौन सा बच्चा बताएगा, जल्दी से बताइए भाई। देखो तो सीधी सी बात है, अगर जिसके पास नंबर बढ़ते हैं तो वो बच्चा उसको लगता है नॉर्मलाइजेशन हुआ है, अगर जिसके नंबर नहीं बढ़ते हैं वो कहता है भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। हम मानेंगे सीबीएसई को, हम मानेंगे सीटेट को। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ साफ लिखा हुआ था कि जब से पेपर ऑनलाइन होगा आपका जो पेपर देखने को मिलेगा उसमें नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो 101% भाई नॉर्मलाइजेशन होगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चे कह रहे 59.5 आएगा, यानी कि ये आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए ठीक है भाई, मैंने ऑप्शन नंबर
थर्ड आप सभी बच्चों के कहने पर लगा लिया, मैंने अभी सॉल्व नहीं करा था, इसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बस मैंने आपको ये बताया कि तरीका क्या है इसका सॉल्व करने का। ठीक है, काफी बच्चे कह रहे हैं 59.5 59.5, तो ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड, बस करना था आपको इस तरीके से। ठीक है, रिजल्ट दोस्तों वही आपको 10 से लेकर 15 के बीच में देखने को मिलेगा, उससे पहले मुश्किल है, आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट इसी के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक, पहले फाइनल रिजल्ट की आंसर की आएगी, फिर आपके पास रिजल्ट आएगा। चलिए समझ गए सही बच्चे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन जो था वो था आपका पाशीकृत दूध से, कि को लगभग डैश तक गर्म किया जाता है और फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है, तो कितने पर किया जाता है, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ये डायरेक्टली दोस्तों साइंस की किताब से, आपकी एक पुस्तक है कक्षा 8 की, कक्षा 8 की, वहां से ये वाला पूरा का पूरा हूबहू क्वेश्चन उठाया गया। क्या है, हूबहू क्वेश्चन उठाया गया है। तो जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा, 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप दूध को 15 से 30 सेकंड तक गर्म करोगे तब आप कर सकते हो, उसे सेव करके रख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने डी लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लीजिए। ठीक है, तो अब सर की बात सुन ली सनी यादव तुमने, डियर साफ साफ लिखा गया था, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपका जब पिछली बार का जो आया था ना नोटिफिकेशन, आप साफ साफ देख सकते हो, साफ साफ बोला गया था उसमें नॉर्मलाइजेशन के बारे में। ठीक है, बस ये है कि नॉर्मलाइजेशन से किसी को नुकसान नहीं होता, यहाँ पर शिफ्ट वाइज आसानी होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और फिर उसको एकाएक क्या कर देते हैं, ठंडा करके उसे बचा के रखते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिला, हूबहू लाइन आपको देखने को मिली थी आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर जो कद्दू के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो किस में वर्गीकृत किए जा सकते हैं। तो देखो दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, जो पंपकिन प्लांट होता है, आप लोगों ने कभी पंपकिन प्लांट देखा होगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होगा। अरे भाई क्यों लड़ रहे हो आपस में, क्यों फालतू में इधर उधर की बातें कर रहे हो, छोड़ो ना। नॉर्मलाइजेशन होगा तो भी आप लोगों को फायदा होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो भी आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, क्यों परेशान हो रहे हो आपस में दोनों। ठीक है, खामखा परेशान मत हो आप लोग। चलिए तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कद्दू आप कभी भी बेल देखिएगा, ये बेल जो होती है वो जमीन पर फैली हुई मिलती है कद्दू की। अभी अपने कभी पौधे वगैरह देखें क्या होते हैं, ये कौन से डेट का पेपर है डियर, ये है आपका जनवरी 11 का है, जनवरी 11 का। ठीक है, तो फैली हुई आपको मिलती है, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, क्रीपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्पी लता कहा जाता है। तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर थर्ड, जैसे कद्दू हो गया या फिर तरबूज हो गए, खरबूजे हो गए, सारी की सारी जो लताएं होती है जमीन पर फैली हुई आपको मिलती है। इसलिए जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, बिल्कुल आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से डायरेक्टली ये देखो, ये कद्दू का पूरा पौधा दे रखा है और आपको दिखा रखा है कि कैसा फैला हुआ है। तो ये जो नीचे की ओर फैलते हैं, जो कमजोर तने वाले पौधे होते हैं, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और ये भूमि पर क्या कर जाते हैं, फैल जाते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, विस्परी लता कहा जाता है। और जो थोड़े बहुत सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं उनको आरोही लता कहा जाता है। ठीक है, बस इतनी से आप लोगों को बात करनी थी। आपकी एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक से ये क्वेश्चन देखने को मिला था, साइंस की पुस्तक से। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया वो बच्चे ने एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया था। अगला क्वेश्चन बोल रखा है कि उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो। तो देखो दोस्तों सीधी सी क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि उंगलियों से छू रहा है और क्या कर रहा है, महसूस करके पढ़ने का प्रयास कर रहा है। आप सही बच्चों को पता है ब्रेल लिपि जो होती है वो 6 डॉटों पर आधारित होती है। कितने बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर। और एक नुकीले औजार से, एक नुकीले औजार से इसको बनाया जाता है उभार उभार कर, जिसमें टच कर करके इसे पढ़ा जाता है। तो डायरेक्टली ये किस बच्चों के लिए काम होता है, जो देख नहीं सकते, जो नेत्रहीन बालक होते हैं उन बच्चों के लिए ये होता है। तो ऑप्शन नंबर डायरेक्टली जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर 4, तो वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट लगाया। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ये लड्डू सा क्वेश्चन था। आप सही बच्चों को पता, आपके एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर दिया गया है कि कैसे छू छू कर पढ़ा जाता है। ये एक पूरा का पूरा टॉपिक है। यहीं पर ही कुछ लिखा हुआ है कि कुछ बच्चे रवि भैया से कॉलेज की किताबें ले जाते हैं और कुछ दिन बाद किताबों के साथ उन्हें टेप दे जाते हैं। रवि भैया टेप पर उन्हें किताबों को सुनते रहते हैं और भैया के पास मोटी कागज की भी कई किताबें हैं जिन्हें बहुत सारे उभरे हुए बिंदु है, उन पर वे हाथ फेर कर पढ़ते हैं।
तो हाथ फेर कर या टच करके जो पढ़ते हैं वो कौन पढ़ते हैं? नेत्रहीन बालक। तो जिस जिस बच्चों ने लगाया था अपने एग्जाम में डी, वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया था। ठीक है सर, मेरा सेकंड पेपर है, 81 हो गए हैं, क्या एक नंबर बढ़ेगा? 17 जैन को है, प्लीज सर बता दीजिए। डियर प्रिया सक्सेना, मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताई थी कि किस किस सेक्शन के किस किस डेट के एग्जाम के पेपर के आंसर बढ़ेंगे और पेपर के आंसर नहीं बढ़ेंगे। आपने अगर वो वीडियो देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो प्रिया जी एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अब मुझे डेट याद नहीं है कि कौन कौन सी डेट के थे। मैंने वीडियो बना रखी है, आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया है कि वाष्पन के कारण क्या है? शीतलन की प्रक्रिया जब धीमी या तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो जल्दी से मुझे बताइए, जो वाष्पन की प्रक्रिया होती है किसकी? इवेपोरेशन की जो प्रक्रिया होती है वो स्लो कब हो जाती है, वो आपको बतानी है। धीमी कब हो जाती है वो आपको बतानी थी डायरेक्टली इस आंसर को। तो देखो दोस्तों, आपको एक कई बार मैंने एग्जाम्पल बताया है कि गर्मियों के दिनों में आप देखते हो कि आप अपने छत के ऊपर क्या है, कपड़े सुखाते हो, तो उनको क्या करते हो? फैला फैला कर सुखाते हो। ऐसे थोड़ी नूड़ी गुड़ी सी लगा दी और जाकर, खासकर जो मम्मियां होती है वो बच्चों को, अपने बेटों को देती है, जा कपड़े सुखा के आ जा, तो वो यूं ही डाल के आ जाते। माँ उनको बोलते है बेटा कपड़े सीधे मत करा कर, उल्टे करके डाला कर और सीधे फैला कर डाला कर, ताकि धूप प्रॉपर लगे और अच्छे तरीके से सूख जाए कपड़े। तो जैसे आप नूड़ी गुड़ी लगाकर एक जगह कर दोगे तो इस पर धूप कम लगेगी, हवा कम लगेगी और जल्दी नहीं सूखेगा, इवेपोरेशन जल्दी नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल में बताना था। बढ़ता है नहीं, हटा दीजिए, बढ़ता है नहीं, बढ़ते पे नहीं होगा, जब भी तापमान घटेगा तब आपका धीमे देखने को मिलेगा, तो ये दो ऑप्शन तो हटा दो। घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, नहीं दोस्तों, वायुमंडलीय ताप जो होगा वो भी निम्न होगा तभी होगा। घटता है और वायुमंडलीय ताप जो होगा वो भी निम्न होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखो दोस्तों, आपकी सर्दियों के दिनों में जो ताप होता है एटमोस्फेयर का वो कम हो जाता है। कम होता है तो आपके कपड़े भी धीरे धीरे सूखते हैं। आपने देखा होगा ना, सर्दियों के दिनों में कपड़े क्या होते हैं, धीरे धीरे सूखते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चे ने डी लगाया वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। नहीं दोस्तों, जैसे मान लो बढ़ता है, अगर आपकी गर्मी बढ़ेगी, आपकी उमस बढ़ेगी, तो आपके कपड़े, तो वही वाली सीधी सी बात है, ताप जब बढ़ेगा तो आपका कपड़े भी जल्दी सूखेंगे ना। इसे पूछा धीमे किस गति में होता है, धीमी, तेजी नहीं बोला, धीमी बोलिए। इसने क्या बोला है? धीमी बोलिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में आपकी ईवीएस की बुक के अंतर्गत, साइंस की बुक के अंतर्गत देखो एक प्रयोग दिया गया। क्या प्रयोग दिया गया? दो बर्तनों के अंतर्गत इन्होंने पानी ले लिया, एक पानी को रखा इन्होंने सूरज के नीचे, मतलब खुले आसमान में, और एक को रखा इन्होंने छत के साए के नीचे। अब कुछ समय के बाद इन्होंने देखा तो जो सूरज के यानी कि खुले आसमान के नीचे इन्होंने प्लेट रखे थे उसका पानी गायब हो गया, बल्कि जो छत के नीचे रखी थी उसका पानी धीरे धीरे बचा हुआ है, अभी भी थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तापमान जो था वो थोड़ा कम था, घटा हुआ था, वायुमंडलीय ठंडा था और बाहर की अपेक्षा के मुकाबले, इस वजह से देखने को मिला। और यही चीज आप यहाँ पर, ये पूरी की पूरी स्लेट मैंने आपको दी हुई है, यहाँ पर आप जब पढ़ते हो ये इसी प्रयोग के बारे में यहाँ लिखा गया है। इसलिए डायरेक्टली दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी आपका तापमान वायुमंडलीय का वो निम्न होगा, घटता है, तो डायरेक्टली आपका जो प्रक्रिया है वाष्पन की वो धीमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चे ने डी लगाया वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला गया था कि बुंदेलखंड क्षेत्र की जो फुर्तीली नृत्य शैली है वो बतानी थी आपको इसमें से। तो डायरेक्टली दोस्तों, आप सही बच्चों को पता होगा, आपकी एक नई बुक आई है आर्ट एंड कल्चर के रूप में। उस बुक के अंतर्गत इस बार आपके जो वेशभूषाएं थी, पहनावा था, कल्चर था, साड़ियां थी, डांस थे, वहां से कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। 11 तारीख की बात करी जाए तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखने को मिले। जैसे कि बुंदेलखंड एमपी का जो क्षेत्र है वहां पर जो आपको देखने को मिलता है फुर्तीली नृत्य, ये देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए। जिस जिस बच्चों ने अपने एग्जाम में ऑप्शन नंबर ए लगाया था स्वयं, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया था। ये एक तरीके का बुंदेलखंड नृत्य देखने को मिलता है। नहीं दोस्तों, ए इज द, लावणी तो महाराष्ट्र का है ना, डी कहां लगा रहे हो? लावणी तो महाराष्ट्र का है। किसका है लावणी? महाराष्ट्र का है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। बुंदेलखंड क्षेत्र में देखो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है राई और साथ ही साथ में स्वयं, ये दोनों के दोनों जो है वो बुंदेलखंड का एक बहुत ही जीवित नृत्य है। क्या है? जीवित नृत्य है। इसके अंतर्गत जो करा जाता है वो धीरे धीरे जो है अपनी नृत्य जो है गति पकड़ लेती है, इसलिए इसको फुर्तीला नृत्य भी कहा जाता है। इसलिए जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर इसका ए लगाया था वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया था। वहां की बुक से डायरेक्टली ये क्वेश्चन देखने को मिला था, ये आपका एग्जाम देखने को मिला। ठीक है, तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर एग्जाम में ए लगाया था वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया था कि पौधों के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। तो भाई कुछ संकल्पनाएं दी गई थी और सही आपसे चुनने की पूछी गई थी। चलिए पढ़ते देखिए।
ऑप्शन ए दे रखा है कि पौधे जो होते हैं वो भूषण को रोकते हैं, मतलब सॉइल इरेजन को क्या करता है, रोकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, पौधे देखा होगा वो जड़ें जो होती है वो मट्टी को पकड़ कर रखती है, जिस वजह से मट्टी जो होती है पानी के साथ कटकर बहती नहीं है। तो बिल्कुल ये तो आपका ऑप्शन होगा 101%, भूसंकलन से बचाती है। अगला, जो भी आपकी मृत एवं सूखी पत्तियां होती हैं उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। देखो दोस्तों, हर कोई पेड़ की पत्तियां जो होती हैं वो कीटनाशक बनाने के लिए काम नहीं आती है। धतूरा हो गया, लहसुन की पत्तियां होगी, नीम की पत्तियां होगी, इन चीजों की बनती है, हर किसी पेड़ के पत्तियों की नहीं बनती है, इसलिए हम इसको नेगेटिव एंड पॉजिटिव रखेंगे। अगला, पशुएं जो होते हैं वो पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। पशुओं कहां से करते हैं भाई पौधों को आश्रय प्रदान, बल्कि पौधे पशुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, ये तो गलत हो गया। जंगल वगैरह जो होते हैं वो घर होते हैं पशुओं का। अगला, पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिन्हें हम कुछ खा भी सकते हैं या खाए भी जा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, सरसों मान लीजिए, सरसों बीज ही है, हमें पौधों से ही प्रदान होता है, हम उसे खाते भी हैं, सेवन भी करते हैं, और हम उसे बाद में बोते भी। बिल्कुल ये ठीक है। तो ए और डी 101% सही है, सी बिल्कुल गलत है, और बी में थोड़ा सा नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है। तो देखा जाए तो हमें दो ऑप्शन चुनने थे दोस्तों, ए और डी, हम ऑप्शन को चुनेंगे ऑप्शन नंबर 4। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। क्या लगाया, ऑप्शन नंबर 4, जिस जिस बच्चों ने लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, हाँ जी, डी इज द राइट आंसर, जिस जिस बच्चों ने लगाया डी वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। डायरेक्टली ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी साइंस की पुस्तक से एक जंगल के बारे में बोला गया था, वहां से पूछा गया था। जैसे कि वन जो होते हैं वो मृदा को अपर्दन से बचाते हैं। अपर्दन मतलब वही कट कर बह जाने से, जो सॉइल इरोजन होता है उसको करने से, जो वन होते हैं, वन मतलब पेड़ पौधे ही हुए, जड़ी हुई, तो वो रोकते हैं। एक पॉइंट आपको यहां से देखने को मिल गया। और डायरेक्टली यहाँ पर आप देखो, वन में जो मृदा होती है, जल वायु और जो सजीव होते हैं उनके बीच परस्पर क्रियाएं होती हैं, पूरा का पूरा जो चैप्टर पढ़ते हो तब आपको अलग अलग बिंदु वहां पर ये देखने को मिलते हैं। डायरेक्टली ये वाला पॉइंट आपके यहाँ से देखने को मिला था आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया था वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला बोला गया था कि पौधे के भागों तथा उनके कार्य या भूमिकाओं को नीचे बताए गए सबसे उपयुक्त कथन है। तो भाई ये जो है कुछ कथन दिए गए पौधों के भागों के बारे में और उनकी भूमिकाओं के बारे में, आपको बताना करेक्ट आंसर क्या है। चलिए चुनते हैं। पहला, जड़ें जो होती हैं पौधों के पत्तों से जुड़, नहीं दोस्तों ये क्या है, पौधे के पत्तों से जड़ें कहां जुड़ती है, तनों से जुड़ती है, पहला तो गलत हो गया। अगला है फल, परागकण में, फल कहां करता है भाई, फूल करता है। पॉलिनेशन में परागकण में जो होता है फल थोड़ी सहायता करता है, तो फूल सहायता करती है। अगला है फूल जो होते हैं वो पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। बिल्कुल दोस्तों सही आंसर है। जो अलग अलग कीड़े होते हैं, मक्खियां होती हैं अलग अलग प्रकार की, उसके ऊपर बैठती हैं और फिर वो मेल फीमेल फ्लावर के ऊपर बैठती हैं, जिसके कारण पॉलिनेशन होता है, परागकण होता है, प्रजनन होता है। बिल्कुल सही है। अगला है पत्ते जो होते हैं पौधे के ऊपरी भाग को क्या करते हैं, सहारा देते हैं। पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को कहां देते हैं, तना देता है, जड़ें देती है, तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही आंसर था। जिस जिस बच्चों ने सी लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। डायरेक्टली आप अपनी साइंस की जब बुक पढ़ते हो तो दोस्तों वहां पर एक चैप्टर आता है, ये एक कुछ ऐसे फूल होते हैं जो कि अपने आप का ही परागकण खुद ही कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के रूप में टमाटर के पौधे, टमाटर के पौधे में कभी भी फूल मेल एंड फीमेल फूल नहीं होता। जैसे कद्दू के पौधा होता है, बेल होती है, कद्दू के अंतर्गत मेल फूल अलग होते हैं, फीमेल फूल अलग होते हैं। जैसे कि बैंगन, बैंगन में भी मेल फीमेल फूल नहीं होते, सारे के सारे फीमेल ही होते हैं, आपस में ही वो अपने आप ही परागकण कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि दूसरों के कारण होता है, लेकिन होते फूल ही है। फूल जो होते हैं यही डायरेक्टली परागकण के लिए क्या कहलाते हैं, एक प्रमुख रूप कहलाते हैं। पुष्पों के द्वारा ही जो होता है वो परागकण होता है, पॉलिनेशन होता है, प्रजनन होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन ये वाला यहां से पूछा गया था। जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 लगाया था वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए आगे चलते। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का जो युगल है वो चुनिए। यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से जो संघ शासित प्रदेश है वो चुनने थे। आप सही बच्चों को मैंने कई बार बता रखा है कि टोटल यूटी जो है हमारे भारत के अंतर्गत वो कितने हैं, 8 है। ठीक है, कुछ इधर है, कुछ इधर है और कुछ नीचे है, वो आपको चुनने थे। तो डायरेक्टली देखो दोस्तों, मिजोरम एक पूरा का पूरा राज्य हटा दीजिए, झारखंड एक पूरा का पूरा राज्य हटा दीजिए, लद्दाख पौंडीचेरी मतलब ये दोनों के दोनों जो है सन 2019 के अंतर्गत लद्दाख को एक पूरा का पूरा यूटी बनाया गया था। आजकल यहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, वो बात अलग है। और पौंडीचेरी जो तमिलनाडु के अंतर्गत पड़ता है वो तो ऑलरेडी आपको पता ही है क्या है हमारा, तो यूटी है। तो ऑप्शन नंबर 3, जम्मू कश्मीर ठीक है लेकिन नागालैंड अपने आप में एक पूरा का पूरा राज्य है। तो ऑप्शन नंबर 3, जिस जिस बच्चों ने अपने एग्जाम में 3 लगाया था वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया था। ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से लेकर बाएं तक मैंने आपको सारे के सारे यूटी गिनवा रखे हैं जब मैं आपको थियोरेटिकल वाला पोर्शन करवा रहा था। ठीक है,
चलिए सर प्लीज रोज क्लास लीजिएगा। सपना यादव जी हमारी रोज क्लास चलती है, कल भी चली थी, आज भी चली है, आगे भी चलेगी। रोज क्लास चलेगी, डेली 12 बजे हमारा टाइम फिक्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है कि एक सांस्कृतिक उत्सव में जो है वो बोल रखा है कि श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी यानी कि पोशाक पहनी थी जिसका नाम है, तो देखो दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, महाराष्ट्र के अंतर्गत एक महिला है जिसने एक पारंपरिक साड़ी या पोशाक पहनी हुई है। डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि वो साड़ी या पोशाक कौन सी है। तो देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में ना आपको छांटना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के रूप में बनारसी, ये तो आप सभी बच्चों को पता है बनारस की है, ये तो होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में कलमकरी, आप सभी बच्चों को पता है आंध्र प्रदेश के, ये होगा नहीं, ये हम सभी ने पढ़ रखी है। तो दो ऑप्शन तो हमारे वहीं पर ही खत्म हो गए, बचे आपके दो ऑप्शन, या तो ये होगा या ये होगा। तो डायरेक्टली आपको एग्जाम में मैंने काफी बोल रखा है और कई बच्चों ने लगा भी दिया, बहुत अच्छे आंसर है। जिस जिस बच्चों ने बोला ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर बी यानी कि नववारी, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ये जो है महाराष्ट्र की जो महिलाएं होती है, एक पारंपरिक साड़ी होती है वहां की, एक वहां की वेशभूषा होती है जो कि वो पहनती है। कैसी दिखती है, तो कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर ये जो वेशभूषाओं की बात करी जाओगे तो यहीं पर इसको क्या कहा जाता है, 9 गज की साड़ी, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसी को 9 गज की साड़ी भी कहा जाता है, इसको नौवारी भी कहा जाता है, नौवारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है इसी के ही नाम है। पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। डायरेक्टली कहाँ की है, महाराष्ट्र की महिलाएं पहनती है। ये भी आपका क्वेश्चन वही वाला पूछा गया था, वहीं से पूछा गया था, उसी वाली बुक से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ही लिया गया था। तो आपको इस चीज के बारे में अगली बार पूछा जाएगा तो पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया था कि बाल विवाह जो कानून बनाया गया, अधिनियम बनाया गया है 2006 के अनुसार, भारत के विवाह की न्यूनतम आयु। तो पहले यहां से आपको क्या क्वेश्चन पता चल गया कि बाल विवाह अधिनियम जो है वो कब बना था, सन 2006 में बना था। पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों को यहां से ये पता चल गया। अगला क्वेश्चन, इसमें जो विवाह की न्यूनतम आयु बताई गई थी, महिलाओं की अलग बताई, मतलब गर्ल्स की अलग बताई गई और बॉयज की अलग बताई गई। क्योंकि बॉयज आप सही बच्चों को पता है लड़के थोड़े लेट मैच्योर होते हैं, लड़कियां जल्दी हो जाती हैं, तो इसलिए लड़कियों की उम्र कम रखी गई थी और लड़कों की ज्यादा रखी गई थी। और क्या थी, तो लड़कों की थी दोस्तों 21 और लड़कियों की थी 18। अब यहां पर देख लीजिए कहां पर ऑप्शन, लड़कों की 18 गलत, लड़कियों की 18 ठीक है और लड़कों की 21, लीजिए ये बिल्कुल ठीक है। लड़कों की 21 ठीक है और लड़कियों के लिए 21 गलत हो गया, लड़कियों के लिए 21, लड़कों के लिए 25 गलत हो गया। अब देखो दोस्तों बात चल रही है कि लड़कियों की भी शादी की उम्र 21 कर देनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है, हो जाएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा इस चीज के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ अभी के लिए सेकंड लगा लो। जिस जिस बच्चों ने सेकंड लगाया बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। एनसीईआरटी बुक में मैंने आपको काफी बार पढ़ाया भी है, बताया भी है कि लड़की की शादी की जो आयु है कम से कम 18 है और लड़कों की कम से कम 21 है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन यहां से देखने को मिला। ठीक है, तो जिस जिस बच्चों ने लगाया इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट